आज SIO यूपी की तरफ से जो सीरीज स्टार्ट की गई है फिलिस्तीन इशू को समझने के लिए, उसका हिस्ट्री क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तमाम चीज़ों को। तो हमारे बीच आज मौजूद हैं इंडिया के मशहूर प्रोफेसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद सर मौजूद हैं। आप DU से बिलोंग करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं आप बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं इंडिया के, बहुत से टॉपिक्स पे, बहुत सी चीज़ों पे आपने बातें रखी हैं। आज हमारे बीच सर मौजूद हैं, तो मैं बिना ताख़ीर, बिना देर के सर को देना चाहूँगा प्रोग्राम। सर स्टार्ट करिए। बहुत शुक्रिया नकीब आलम साहब, और मैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने यह मौका मुझे दिया है कि मैं इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद कहा जा रहा है उस पर अपनी बात आपके सामने रख सकें। पिछले शुक्रवार को वह हमला रुक गया जो 11 दिनों से गाजा पट्टी पर चल रहा था। इजराइल की ओर से बमबारी गाजा पट्टी पर हो रही थी। अभी तक जो खबर है, आज तक मलबे से लोग निकाले जा रहे थे। 271 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 70 से ज्यादा बच्चे हैं उसमें, तकरीबन 77 बच्चे। पक्की खबर हमें नहीं, औरतें बहुत ज्यादा हैं। गाजा पट्टी के जो अस्पताल हैं और दूसरे ऐसे इंतजामात हैं जहां लोगों का इलाज होता है, वे बर्बाद किए गए हैं बड़ी तादाद में। इन सब का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि ये जो मौतें हैं बच्चों की, औरतों की, और ये जो तबाही है जिसमें अस्पतालों की तबाही और शिक्षा संस्थानों की तबाही और उसके साथ मीडिया संस्थानों के दफ्तरों की तबाही शामिल है, इन सब को युद्ध अपराधों में रखा जाता है। ये युद्ध अपराध है क्योंकि इसका मतलब यह है कि इजराइल सिविलियन आबादी पर हमला कर रहा था और सिविलियन आबादी को तबाह कर रहा था, और यह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों और युद्ध संहिता में अपराध माना जाता है। तो इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि यह युद्ध अपराध है। इसके साथ ही यह बात भी कि हमास की तरफ से जो हजारों रॉकेट छोड़े गए, उनमें जहां तक मुझे खबर है, मैं पढ़ रहा था और पक्की संख्या निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तकरीबन 15 से 17 इजरायली नागरिक मारे गए हैं और उसमें भी बच्चे हैं। उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह जो अंतर है संख्या का, यह बहुत बड़ा है। और इस अंतर से समझ में आता है कि हमले में कौन दोषी है। दोनों को बराबर नहीं ठहराया जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि हमास के पास ताकत कम थी इसलिए उसने कत्ल कम किए और इजराइल के पास ताकत ज्यादा थी इसलिए हत्याएं ज्यादा हो गई, बर्बादी ज्यादा हुई। लेकिन युद्ध के लिए दोनों बराबरी से दोषी हैं, यह कहना गलत होगा। और इसको, इस युद्ध को देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने भी नोट किया है कि यह तुलना गलत है। बहुत जल्दी से इसको याद कर लेना उचित होगा कि यह पूरा युद्ध शुरू कैसे हुआ। ये शुरू इस तरह से हुआ कि पिछले कुछ समय से पूर्वी जेरूसलम में, जो अभी इजराइल के कब्जे में है, लेकिन पूरी दुनिया जिसे इजराइल का हिस्सा नहीं मानती, यह मानती है कि वह पश्चिमी तट गाजा की तरह ही फिलिस्तीन जो बनने वाला है, बन सकता है, बनना चाहिए, उसका हिस्सा होगा। तो पूर्वी जेरूसलम अभी भी इजराइल के हिस्से में नहीं है, लेकिन वह इजराइल के नियंत्रण में और विवाद में है। और पूर्वी यरूशलेम में ही वह धार्मिक स्थल है जिसे आप मस्जिद अल अक्सा कहते हैं, लेकिन वही यहूदियों का भी पवित्र स्थल है और ईसाइयों का भी पवित्र स्थल है। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है दुनिया में, इसलिए उसका महत्व है। पूर्वी जेरूसलम में यहूदी हैं और अरब मुसलमान रहते हैं, बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रहते हैं, और वे अरसे से वहां रहते चले आए हैं, कई पुश्तों से रहते चले आए हैं।
इसका मतलब कि वह उनकी जगह है, जैसे गाजा पट्टी उनकी जगह है, पश्चिमी तट उनकी जगह है, और जैसे वह तमाम स्थान उनकी जगह थी जिनको धीरे धीरे फिलिस्तीन ने जबरदस्ती इजराइल ने जबरदस्ती यहूदी लोगों को बसा बसा कर वो जमीनें फिलिस्तीनियों से छीन ली, फिलिस्तीनियों को बेदखल करके और एक इस तरह उनको शरणार्थी बनाकर। और यह सिलसिला 1948 से चल रहा है, बल्कि उसके पहले से चल रहा है, जब यहूदियों के एक नेशनल फंड ने वहां पैसे इकट्ठा करके और जमीनें खरीदकर और वहां के अरब मुसलमानों को विस्थापित करने का सिलसिला चलाया। 1948 में उसकी सेना ने बाकायदा एक युद्ध किया, हमला किया, जैसे फिलिस्तीनी नकबा के नाम से जानते हैं, और उस समय से फिलिस्तीनियों के विस्थापन का सिलसिला शुरू हुआ, उनको जबरदस्ती अपनी जगह से हटाने का। लेकिन अभी के युद्ध को अगर याद करें तो यह पूर्वी जेरूसलम में जो अरब मुसलमान रह रहे हैं, फिलिस्तीनी रह रहे हैं, उनको उनके घरों से जबरदस्ती निकालने, उसमें अदालत की मदद लेने का बहाना, लेकिन अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना, और उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि अगर यह एक विवादित जगह भी मान ली जाए तो भी उसमें इजरायली अदालत का फैसला कैसे चल सकता है। जब पूरी दुनिया उसे इजराइल का हिस्सा नहीं मानती है, तो फिर वहां जो सदियों से रहते चले आ रहे अरब मुसलमान हैं या फिलिस्तीनी हैं, उनको आप उनके घरों से जबरदस्ती कैसे निकाल सकते हैं। यह शेख जर्राह और दूसरे मोहल्लों में इजरायली पुलिस और इजरायली सुरक्षा बल की मदद से यहूदी, जो कट्टर यहूदी समूह हैं, उनको कट्टर से ज्यादा फिलिस्तीन विरोधी घृणा से प्रेरित समूह कहना उचित होगा, क्योंकि कट्टर का मतलब कई बार होता यह है कि हम ऑर्थोडॉक्स जूस और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ऑर्थोडॉक्स जूस और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस में बहुत सारे लोग इजराइल की कार्रवाई को गलत मानते हैं जो इजराइल अभी कर रहा है। तो अभी का सिलसिला शुरू हुआ था पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश से, और मस्जिद अल अक्सा पर बार बार इजरायली हमले से। और उसमें हमास ने यह चेतावनी दी कि अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। वह नहीं रुका और उसके बाद हमास ने रॉकेट दागना शुरू किया। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए एक आयरन डोम बना रखा है। इसके बावजूद हमास ने जो रॉकेट छोड़े वे तेल अवीव तक पहुंचे और उसमें कुछ इजरायली जख्मी हुए और कुछ की मौत हुई। यह इजराइल के लिए पहला सदमा था। और फिर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला शुरू किया, यह बहाना लेकर कि देखिए हम पर युद्ध किया गया। जबकि अगर शुरुआत की ही बात की जाए कि पहले किसने शुरू किया, तो यह कहना चाहिए कि पहले पूर्वी जेरूसलम में इजराइल की तरफ से हिंसा शुरू हुई। वह वजह थी। तो इस पूरी हिंसा की वजह क्या है? इस पूरी हिंसा की वजह है 1948 से फिलिस्तीन पर इजराइल का लगातार चला आ रहा कब्जा। जो छोटी सी जगह फिलिस्तीन के नाम से बच गई है अब, पश्चिमी तट, गाजा पट्टी, पूर्वी जेरूसलम का हिस्सा, उसको धीरे 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 दिन दहाड़े लूटना फिलिस्तीनियों से। यह सिलसिला 1948 से जो चला आ रहा है और 1967 की जंग के बाद बढ़ा है, यह मूल समस्या है जिसे आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशन या कब्जा इजराइल का। और जब तक इजराइल अपना कब्जा नहीं हटाता है तब तक यह समस्या खत्म नहीं होती। तब तक आप ये नहीं कह सकते फिलिस्तीनियों से कि आप क्यों नाराज होते हैं, आप क्यों नाराज हो जाते हैं। यह कुछ ऐसी ही बात हुई कि मैं अपने घर में, अपने पुरखों के बनाए घर में रह रहा हूं और उसमें कोई घुस आए और मुझे पीटने लगे और निकालने लगे, और मैं जब विरोध करूं तो आप कहें कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, आपको अमन नहीं चाहिए क्या, आपको विरोध नहीं करना चाहिए, आप शांति, आप इसका मतलब अमन पसंद नहीं है। तो यह बात कई बार फिलिस्तीनियों से कही गई है कि आप जंग क्यों नहीं बंद कर देते हैं, और वे कहते हैं कि जंग बंद करने का क्या मतलब है, हम पर जंग हमारे खिलाफ की जा रही है
और हम सिर्फ उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? और एक फिलिस्तीनी प्रतिरोध करने वाले ने इसका जवाब दिया था कि बातचीत कौन और किससे? क्या एक तलवार और एक गर्दन के बीच बातचीत मुमकिन है? यानी एक तलवार जब एक गर्दन पे हो तो आप कहें बातचीत करो, तो क्या गर्दन तलवार से बातचीत करे? और इस बातचीत का मतलब क्या हो? और बातचीत क्यों की जाए? बातचीत का कोई मकसद होना चाहिए, कहीं पहुंचने चाहिए बात। अगर बात इस यहाँ तक पहुंचे कि इज़राइल ये कहे कि तुम अपना वजूद मिटाना कबूल कर लो, तो क्या ये किसी भी कौम को मंजूर होगा कि वह इस शर्त पर बात करे कि ठीक है, आप कब्जा करते चले जाइए, कब्जा बढ़ाते चले जाइए और हम उसे मानते चले जाएंगे, हम अमन पसंद लोग हैं, हम विरोध नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत सारे देशों ने उपनिवेशवाद का सामना किया है, भारतवर्ष उसमें एक है। अंग्रेज जब यहाँ आए और यहाँ हुकूमत करना शुरू कर दिया तो कहा कि देखिए हम तो बहुत अच्छे ख्याल से आए हैं, हम दरअसल आगे बढ़ी हुई कौम है, आप लोग पिछड़े हुए लोग हैं। आपको जीने का तरीका नहीं आता, सलीका नहीं आता, हम आपको सिखाने आए हैं। हम पर अल्लाह ने, ईश्वर ने जिम्मेवारी दी है कि हम आपको सभ्य बनाएं। तो हम नेक इरादे से आए हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों ने कहा कि बराए मेहरबानी आप हमारी पीठ से उतर जाइए, हम हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हम सभ्य हैं, असभ्य हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। तो आज़ादी किसी भी कौम का, किसी भी आबादी का बुनियादी हक है और इसको कबूल किया गया है और इसीलिए आत्मनिर्णय का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत अधिकार है। तो यह अधिकार अगर भारतवर्ष को था तो यह अधिकार फिलिस्तीनियों को क्यों नहीं हुआ? जो मौजूद था उस जगह पर जहां से अब उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है और बावजूद इजराइल की तमाम फौजी ताकत के जो अभी भी टिका हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर महमूद दरवेश की एक कविता के हवाले से कहा जाए जिसमें एक फौजी औरत कहती है कविता के उस कैरेक्टर को कि अरे मैंने तुम्हें मार डाला था, फिर तुम यहाँ कैसे? तो वो कहता है कि जैसे तुम्हें मार डालने की आदत नहीं, तुम मारने की आदत नहीं भूली हो, मैं भी मरना भूल गया। तो ये कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन मरना भूल गया है। फिलिस्तीन पर कई बार इतना हमला किया गया कि उसे मर ही जाना चाहिए था, लेकिन वो मरना भूल गया है, तो आप उसे मार नहीं सकते। इसलिए आप आज़ादी की इच्छा को खत्म नहीं कर सकते। तो इज़राइली अगर यह सोच रहे हैं कि वो आयरन डोम बनाकर, और इस बार ये साबित हो गया कि वह एक हद तक ही कारगर हैं और वह अपनी फौजी ताकत और हथियारों के बल पे चैन से रहेंगे, तो यह तब तक मुमकिन नहीं है जब वे अपने पड़ोसी को अपने बूट के नीचे दाब कर रखेंगे। वो चैन से नहीं रह सकते। ये समझना उनके लिए ज़रूरी है। तो अभी जो युद्ध विराम हुआ है, जिसमें दोनों तरफ से हमले रुके हैं, हमास की तरफ से और इज़राइल की तरफ से, इसके बाद कहाँ आगे बढ़ा जा सकता है, किस दिशा में? जो लोग इस इतिहास को जानते हैं, उनमें बहुत सारे लोग निराश हैं। उनका कहना है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। रास्ता इसलिए नहीं है कि इज़राइल में ऐसी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है, जो दरअसल ईमानदारी से फिलिस्तीन को आज़ाद करना चाहता है। ऐसा कोई दल नहीं। इज़राइल में ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक लोग नहीं हैं, जनतांत्रिक लोग नहीं हैं। एक जनमत है जो फिलिस्तीन को आज़ाद देखना चाहता है, लेकिन वह ताकतवर नहीं है। तो इज़राइल में कोई एक ऐसी ताकतवर राजनीतिक शक्ति हो, जो 2 राज्यों के सिद्धांत को मान ले, ईमानदारी से, यह अभी दिखलाई नहीं पड़ता। इसलिए इज़राइल के भीतर भी निराशा है, बाहर भी निराशा है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी इच्छा शक्ति बहुत कम दिखलाई पड़ती है और यह यूएनओ में या संयुक्त राष्ट्र सभा में जो पिछले 12 दिन से 14 दिन से बहस चल रही थी जब यह हमला शुरू हुआ, उसी में जो इच्छा शक्ति थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की, उस इच्छा शक्ति की कमी से जाहिर हुआ, जिसमें सबसे बड़ा अड़ंगा अमेरिका डाल रहा था। अमेरिका में भी इसको लेकर अमेरिकी प्रशासन की बहुत आलोचना हुई है कि उसने कहा कि इज़राइल को रक्षा का हक है, आत्मरक्षा का। ज़रूर इज़राइल को आत्मरक्षा का हक है, लेकिन यह आत्मरक्षा का हक फिलिस्तीन को भी है।
जिसको दरअसल जिंदा रहने ही नहीं दिया जा रहा है, तो यह आत्मरक्षा का हक उसको भी है। इसलिए हमें ईमानदारी से यह कहना चाहिए कि युद्ध विराम ने एक बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह अवसर दिया है कि वह इस विषय पर सोचे और अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करे और फिलिस्तीन को यह बतलाए, इजराइल को यह बतलाए कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसकी जगह नहीं होगी अगर वो दो चीजें खत्म नहीं करता। वो दो चीजें क्या हैं? एक, कब्जा, जो कब्जा 1948 से उसने कायम कर रखा है, यानी फिलिस्तीन को उसकी जगह वापस करना। गाजा पट्टी से अपना शिकंजा खत्म करना। गाजा पट्टी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। तकरीबन 20 लाख लोग वहां एक तरह की जेल में रह रहे हैं। वो बाहर कई लोग हैं जो पले बड़े हुए लेकिन उन्होंने उसके बाहर जिंदगी नहीं देखी है। हर कुछ दूरी के बाद उनको इजरायली फौजियों से इजाजत लेनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पश्चिमी तट का भी यही हाल है। तो वे उस वहां गाजा पट्टी से अपना कब्जा हटाएं, उस पूरे इलाके से अपना कब्जा हटाए इजराइल। एक तो ये। दूसरा, इजराइल के भीतर सिर्फ यहूदी नहीं रह रहे, लेकिन इजराइल ने एक के बाद एक, जैसा मैंने पढ़ा और जानने की कोशिश की, ऐसे 60 से ज्यादा कानून बनाए हैं, जिन कानूनों, और 2 साल पहले उसने एक कानून बनाया जिसमें इजराइल की राष्ट्रीयता को इस तरह से परिभाषित किया गया कि वह पहले यहूदियों का देश हो जाएगा। एक तो उसमें एक बहुत अजीब सी बात है कि दुनिया में कहीं भी यहूदी हों, वे इजराइल के नागरिक होंगे। ये एक अजीब सी नागरिकता की परिभाषा है। आए तो वहां की नागरिकता उन्हें मिलेगी, लेकिन दूसरे की वहां के पहली नागरिक यहूदी होंगे। तो सब बाकी जितने भी हैं जो पारंपरिक तौर से वहां रहते चले आए हैं, वे दोयम दर्जे के नागरिक हो गए, खासकर अरब मुसलमान। अरबी को भी जो आधिकारिक दर्जा मिला हुआ था भाषा का, जो कि उस इलाके की भाषा है, हिब्रू पहली भाषा है, लेकिन की नीतियां लागू कर रहा है। इसका मतलब वहां जो अरब मुसलमान हैं और दूसरे लोग हैं जो यहूदी नहीं है, वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तो यह खुला नस्ल भेद है। अगर दक्षिण अफ्रीका से पूरी दुनिया ने अपना रिश्ता इसलिए तोड़ा था कि वह नस्ल भेदी मुल्क था और नस्ल भेद को एक अपराध माना गया था, वह एक तरह से मानवता के विरुद्ध अपराध है, तो इजराइल खुल्लम खुल्ला यह अपराध कर रहा है। फिर हम और आप उसके साथ एक रिश्ता कैसे बनाकर रख सकते हैं, जब हम जानते हैं कि वह खुद अपने यहाँ एक आबादी को दोयम दर्जे की आबादी में तब्दील कर चुका है तकरीबन। इसलिए 2 चीजें उसे खत्म करनी पड़ेगी। पहले अपना उपनिवेशवाद और दूसरा नस्ल भेद। ये 2 चीजें खत्म करनी पड़ेगी। उसी के साथ मैं ये समझता हूं कि 1948 में जो हुआ वह अपराध था, अंतर्राष्ट्रीय जगत की सहमति से हुआ। इजराइल जिस तरह से बना उसे उस तरह से नहीं बनना चाहिए था, लेकिन इजराइल अब अस्तित्व में है। वह एक ऐतिहासिक तथ्य है। इजराइल के इस वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब इसलिए इजराइल के इस वजूद को कबूल किया जाना चाहिए, इजराइल को एक मुल्क के रूप में रहने का, और यह हमास और दूसरे संगठनों को कबूल करना चाहिए। वो ये न कहें कि इजराइल के अस्तित्व को हम स्वीकार ही नहीं करते। इसका मतलब यह है कि मौका पड़ने पर, ताकत मिलने पर आप इजराइल को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर यह चीज बनी रहेगी तो इजराइल हमेशा अपने नागरिकों में एक डर बैठाए रख सकता है कि देखो, तुम्हें खत्म करने की साजिश चल रही है, और उस नाम पर वह वे कार्रवाइयां जारी रख सकता है जो वह बरसों से करता चला आ रहा है, और जिसका सबसे ताजा किस्त अभी हमने देखी 11 दिनों की बमबारी। तो इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना चाहिए, एक। दूसरे, जब इस पूरे मसले को मुसलमानों का मसला नहीं समझना चाहिए, यह मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से यह देख रहा हूं
और अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि गाजा यह जो युद्ध विराम हुआ, तो इसे इज़राइल कह रहा है कि ये तो मेरी जीत हो गई। मैंने हमास के बहुत सारी सुरंगों को नष्ट कर दिया, मैंने उनकी सैन्य शक्ति को नष्ट कर दिया, मैंने उनके बहुत सारे लड़ाकों को मार दिया, वगैरह वगैरह। तो इज़राइल कह रहा है ये हमारी फतह। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी ये कह रहे हैं ये हमारी फतह हुई। मुझे यह एक विडंबना लगती है, इसमें किसी की जीत नहीं हुई, फिलिस्तीनियों की जीत नहीं हुई। लड़ने का जज्बा बना रहे ये ठीक है, लेकिन हमें इस जंग का जश्न नहीं मनाना चाहिए। ये एक झूठी चीज है, इससे आजादी पाना जरूरी है। एक दूसरे, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे मुसलमान इसे अपना मसला बता रहे हैं, ये इस्लाम का मसला नहीं। अगर मस्जिद अल-अक्सा आपकी सबसे पवित्र जगह है तो वो यहूदियों की भी है और यरूशलेम ईसाइयों की भी पवित्र जगह है। तो इसे यह न कहें कि यह पूरी दुनिया के उम्मा का या मुसलमानों का मसला है, नहीं है। यह फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय का मसला है, एक आबादी के आत्मनिर्णय का मसला है, और यह इस्लाम का मसला नहीं है या मुसलमानों का मसला नहीं है। यह इससे साबित हो गया कि इन 70-80 वर्षों में, जिसे तथाकथित इस्लामी दुनिया कहा जाता है, उस इस्लामी दुनिया ने अपनी सुविधा के अनुसार इस मसले पर बात करना जारी रखा है, सहूलियत के मुताबिक। उन्होंने इजराइल से सारे रिश्ते कायम किए हैं, कारोबारी रिश्ते कायम किए हैं। जो सऊदी अरब अपने आप को इस्लाम का पहरेदार बतलाता है, उस सऊदी अरब के अमेरिका से गठजोड़ उस सऊदी अरब का बहुत साफ जाहिर है। अगर हिजबुल्लाह और ईरान को माना जाए तो वो हिफाजत कर लेंगे, तो उनके अलग अपने हित हैं। तो यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यह दरअसल इस्लाम का और मुसलमानों का मसला है। यह जमहूरियत का मसला है, यह मानवाधिकारों का मसला है, यह आजादी का मसला है। इसको मुसलमानों का मसला सिर्फ अगर कहा जाएगा तो दुनिया की दूसरी आबादियों को इससे आप अलग कर देंगे। एक बात यह समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा, इसका यहूदी विरोध से कोई लेना देना नहीं। अगर इस नाम पर दुनिया भर में यहूदी विरोध बढ़ जाएगा तो फिर फिलिस्तीन का जो मकसद है वह हार जाएगा। तो अमेरिका में यह देखा गया, यूरोप में यह देखा गया कि इस बीच यहूदियों पर हमले बहुत बढ़ गए। फिलिस्तीनियों को इस बात का विरोध करना चाहिए। हम सबको यह कहना चाहिए कि फिलिस्तीन की आजादी का मतलब यहूदियों से नफरत नहीं, यह इजरायली उपनिवेशवाद का विरोध है, यह जियोनवादी उपनिवेशवाद का विरोध है, यह यहूदियों का विरोध नहीं। तो फिलिस्तीन की आजादी का मतलब है आजादी के ख्याल के पक्ष में खड़ा होना, लोगों को इज्जत देना, दोस्ती को बढ़ाना, मानवाधिकार को बढ़ाना, और जो एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को बढ़ाना। इसमें हम हिंदुस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग इजराइल की भी मदद कर सकते हैं और फिलिस्तीन की भी मदद कर सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग हो रहे हैं। हमेशा रास्ता निकाला जा सकता है और इस युद्ध विराम को भी एक मौके के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें हम इजराइल को बाध्य कर सके कि वह अपनी गलतियों को दुरुस्त करे और अपना कब्जा हटाए और फिलिस्तीन की आजादी का रास्ता हमवार हो सके। इसी दिशा में हम सारे लोगों को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।